बेसिकली बॉडी क्या ट्राई करती है, जाहिर बात है अगर एसिडिक कंडीशन होती है तो फिर बॉडी ट्राई करती है कि कंपनसेट करे किसके थ्रू, किडनी के थ्रू। और किडनी क्या करती है, आपके बायकार्बोनेट को जो है वो होल्ड करना स्टार्ट कर देती है बॉडी के अंदर, ताकि आपका एसिड बेस बैलेंस जो है वो बरकरार रहे। नंबर टू, इसी तरीके से अल्कालोटिक कंडीशन है। अब अल्कालोटिक कंडीशन के अंदर जब बायकार्बोनेट बॉडी के अंदर ज्यादा है, ठीक है, बायकार्बोनेट बॉडी के अंदर ज्यादा है, तो अब बॉडी क्या चाहेगी कि बेसिकली बायकार्बोनेट को होल्ड करे या बॉडी से जाने दे। अगर अल्कालोटिक कंडीशन है, मेरी बॉडी के अंदर बेस बहुत ज्यादा हो गई है, बेसिक कंडीशन ज्यादा हो गई है, तो आपकी बॉडी क्या ट्राई करेगी कि बायकार्बोनेट को जाने दे या उसको होल्ड करके रखे। हाँ जी बिल्कुल, बॉडी उसको क्लियर आउट करे, बॉडी ज्यादा से ज्यादा। तो किडनी क्या करती है, किडनी ट्राई करती है उसको क्लियर आउट करे। इसी तरीके से हमारा बिल्कुल इसके अपोजिट लंग्स भी काम कर रहे होते हैं। यानी कि जब आपकी बॉडी में बेसिक कंडीशन होती है तो लंग्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को होल्ड करेंगे या जाने देंगे। यानी कि ज्यादा से ज्यादा आप क्या चाहेंगे, बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होल्ड हो या जाने दें अल्कोलोटिक कंडीशन के अंदर। अल्कालोसिस के अंदर क्या कोशिश करेंगे आप। अब कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है CO2 जो है वो एसिड है। अगर अल्कालोटिक कंडीशन है तो मैं चाहूंगा कि एसिडिटी थोड़ी सी मैं इंक्रीज करूं या कम करूं। जी बिल्कुल इंक्रीज करेंगे बॉडी के अंदर। बेसिकली आप CO2 रिटेंशन स्टार्ट करेंगे। तो लंग्स एंड किडनी दोनों ट्राई करते हैं कंपनसेट करने के लिए। अब इन दोनों में आपने समझ लेना बात कि जो लंग्स होते हैं, रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है, ये थोड़ा क्विक होता है। ये कुछ आवर्स के अंदर या फिर आप समझ लें कि 24 घंटे 12 घंटे के अंदर ये कंपनसेशन इसकी हो जाती है। और कुछ कुछ कंडीशन में तो 1-2 घंटे के अंदर ये कंपनसेट, यानी कि रिस्पायरेटरी कंडीशन, जब रिस्पायरेटरी सिस्टम कंपनसेट करने की कोशिश करता है तो बहुत जल्दी करता है। जबकि एज कंपेयर टू रिस्पायरेटरी सिस्टम, किडनी जो होती है वो कई डेज के अंदर कंपनसेट करती है। तो किडनी जो है वो थोड़ा स्लो प्रोसेस करती है। जाहिर बात है इसको सेंस होने में तो काफी देर लगती है। फिर जाहिर बात है वो यूरिनेशन के थ्रू प्रोसेस चल रहा है कि उसमें कितनी चीजें फिल्टर्ड होंगी, कितनी चीजें नहीं होंगी, उसको सेंस करना है बॉडी के अंदर, तो काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। जबकि रिस्पायरेटरी सिस्टम जो होता है वो काफी क्विक काम करता है। ठीक है, वो काफी ज्यादा क्विकली कंपनसेट करने की कोशिश करता है। तो ये दोनों कंपनसेटरी प्रोसेस चल रहा होता है। तो अब हमारा जो तीसरा सवाल होता है, पहले तो हमारा सवाल था, नहीं बल्कि हमारा चौथा सवाल, असल में तो ये चौथा सवाल बनता है। पहला सवाल हमारा क्या था कि मशीन जो है, जो हमारे पास रिपोर्ट आई है वो ठीक है कि नहीं है। नंबर टू सवाल हमारा क्या था कि पेशेंट को बेसिकली एसिडोसिस है कि अल्कालोसिस है। नंबर थ्री क्वेश्चन हमारे पास था कि वो मेटाबॉलिक है कि रिस्पायरेटरी है। अब नंबर फोर क्वेश्चन जो होता है वो ये होता है कि बॉडी कंपनसेट कर भी रही है कि नहीं कर रही। ठीक है, और कंपनसेशन से आपको दो तीन चीजों का पता लगता है। अब हम कंपनसेशन की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप मेन तीन सवाल देख लें तो बेसिकली बेसिकली हमारे पास बॉडी में एसिडोसिस है कि अल्कालोसिस है, उसके बाद मेटाबॉलिक है कि रिस्पायरेटरी है, और नंबर थ्री बेसिकली बॉडी कंपनसेशन की ट्राई कर रही है कि नहीं कर रही। अब कंपनसेशन के लिए आपको थोड़ी सी एक दो इक्वेशंस याद होनी चाहिए और वो आपको लाजमी पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं मेटाबॉलिक कंडीशन के अंदर और बेसिकली एसिडिक कंडीशन के अंदर। एसिडोसिस के अंदर जाहिर बात है दो कंडीशन होती हैं, अभी अभी हमने पढ़ा, एक होती है मेटाबॉलिक, एक होती है रिस्पायरेटरी। अब मिसाल के तौर पर आपके पास एक पेशेंट आता है जिसमें आपको पता लग जाता है, जैसे मिसाल दे देता हूं, अब साथ साथ हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को इसमें, क्योंकि आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर पेशेंट की देखो पीएच, तो ये पीएच ये देखकर मुझे बताओ कि ये एसिडोसिस है कि अल्कालोसिस है। जल्दी से आपने बताना है आप मुझे कि इसमें कंडीशन क्या है पेशेंट में, ये एसिडोसिस का पेशेंट है कि अल्कालोसिस का पेशेंट। बस सिंपल चीज है, पीएच ज्यादा है कि कम है तो आपको पता लग जाएगा कि एसिडोसिस है कि अल्कालोसिस है। पीएच देखें और मुझे बताएं कि ये नॉर्मल से ज्यादा है या कम है। वेरी गुड, एक्सीलेंट मैरिन, वेरी गुड। ये बेसिकली हमारे पास पेशेंट में
एसिडोसिस है। ठीक है। अब मुझे दूसरा नंबर पे बाइकार्बोनेट देखो और मुझे बताओ कि ये मेटाबॉलिक है कि बेसिकली हमारे पास रिस्पायरेटरी है। तो बाइकार्बोनेट देखें, 24 नॉर्मल रेंज होती है। अब नॉर्मल रेंज से आप अंदाजा लगाएं कम है कि ज्यादा है, आप मुझे बताएं कि ये मेटाबॉलिक है कि रिस्पायरेटरी है। वेरी गुड, मेटाबॉलिक है क्योंकि ये मेक सेंस कर रहा है ना। जी बिल्कुल मेक सेंस कर रहा है। अगर आप देख रहे हो पीएच कम है तो बेस देख रहे हो बॉडी में, तो जाहिर बात है अगर पीएच कम है, एसिडिटी ज्यादा है, तो बेस कम होनी चाहिए। तो यहाँ पर बेस आपको कम दिख रही है। अब तीसरी चीज हमने चेक करनी है कंपनसिएशन। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं अपने फॉर्मूलाज की तरफ। अगर हमारे पास मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो वाला यूज होता है, हम इसको कहते हैं विंटर्स इक्वेशन। विंटर्स इक्वेशन क्या है? 1.5 इंटू बाइकार्बोनेट प्लस 8। ठीक है। ये आप इसको कैलकुलेट करेंगे और इससे आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा, बेसिकली कि कंपनसिएशन हो रही है कि नहीं हो रही। अच्छा, अब इसमें हम पहले बेसिकली इसको कैलकुलेट करते हैं और फिर देखते हैं। अब आपने फॉर्मूला याद रखना है 1.5 इंटू द बाइकार्बोनेट प्लस 8। ठीक है। अब आप मुझे करके बताओ और मुझे बताओ यहाँ पर कंपनसेशन हो रही है कि नहीं हो रही। यहाँ पर आपने क्या करना है, 1.5 को मल्टीप्लाई करना है बाइकार्बोनेट से और प्लस कर देना है उसके अंदर कितना, यहाँ पर 8। ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1.5 इंटू बाइकार्बोनेट। ठीक है। अब बाइकार्बोनेट जितना भी है आप खुद देख लो यहाँ से, HCO3 और प्लस 8। अब आप मुझे बताएं कि आपके पास क्या आंसर आ रहा है। 29 आंसर आ रहा है। वेरी गुड, 29 आंसर आ रहा है। हाँ जी बिल्कुल 29 आंसर आ रहा है। आपने कैसे करा? 1.5 इंटू 40 प्लस 8। तो यहाँ पर हमारे पास जब हम इसको करेंगे कैलकुलेट तो कितना आ जाएगा, 29। अच्छा, ये जो 29 आया है बेसिकली हम देख किस चीज को रहे हैं, 29 हम किस चीज किस नंबर से इसको कम, मतलब हमने रिलेट किस नंबर से करना है। तो ये आप देख रहे होते हैं बेसिकली मेटाबॉलिक कंडीशंस के अंदर आप देख रहे होते हैं एक्सपेक्टेड PCO2, यानी कि PCO2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो ये जो आपने इक्वेशन लगाई है ना, ये आपने किस चीज को कैलकुलेट करने के लिए लगाई है, एक्सपेक्टेड PCO2। तो ये आपके पास एक्सपेक्टेड PCO2 कितना आया है, 29। अब आप मुझे बताओ 29 जो आपके पास आया +-2, ये आपके पास रिपोर्ट के अंदर भी इतना ही था या इससे कम है या इससे ज्यादा है? +-2 लगाकर आप मुझे बताएं कि ये बिल्कुल इसके एक्यूरेट ही आया है रिपोर्ट के मुताबिक या बिल्कुल अलग आया है रिपोर्ट से। हाँ जी, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट आया है या रिपोर्ट से हटकर आया है? ये रिपोर्ट में हमारे पास PCO2 कितना है, 30 mmHg। ठीक है। और हमारे पास कितना है, 29 mmHg। ठीक है। और इसको मैंने बताया कि +-2 होता है, यानी कि +2 - 2 कोई मसला नहीं होता। तो ये इसी के हिसाब से, हाँ ऑलमोस्ट +-2 करोगे तो ऑलमोस्ट सेम हो गया ना। जैसे हमने पीछे वैल्यू देखी थी तो वो भी ऑलमोस्ट सेम थी, ये भी ऑलमोस्ट सेम हो गई। यानी कि अगर आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू मिल जाए तो इसका मतलब कंपनसेशन हो रही है। अगर आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू मिल जाए तो इसका मतलब कंपनसेशन हो रही है। और अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू ना मिले तो इसका मतलब सेकंड डिसऑर्डर भी मौजूद है। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस के साथ रिस्पायरेटरी एसिडोसिस भी मौजूद है। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी है और रिस्पायरेटरी एसिडोसिस भी है। अब ये कैसे कब होता है, जब पेशेंट को नमूनिया के साथ, ऐसा कोई पेशेंट है जो डायबिटिक पेशेंट है और डायबिटिक पेशेंट के साथ पेशेंट को नमूनिया भी डेवलप हो गया, तो उन पेशेंट्स के अंदर डबल डिसऑर्डर भी होता है। वो अभी मैं दिखाता हूं आपको, लेकिन आपको कंपनसेशन चेक करने का तरीका पता लग गया कि अगर बिल्कुल वैल्यू उसके बराबर आई तो इसका मतलब कंपनसेशन हो रही है। फिर मैं आपको आगे इसका डिफिकल्ट भी दूंगा जिसमें हमने दो डिसऑर्डर मालूम करने होंगे। तो यहां तक क्लियर है? पहली कंपनसेशन समझ में आ गई कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर हम किस तरीके से कंपनसेशन चेक करेंगे।
अच्छा जी, इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर चलें तो यहाँ पर अल्कालोसिस के लिए कुछ कंडीशंस हैं। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा जी, इसी तरीके से अगर आप चलें तो यहाँ पर अल्कालोसिस के लिए भी कंडीशन है, लेकिन पहले हम लोग मेटाबॉलिक के लिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर मेटाबॉलिक के लिए आपके पास विंटर्स इक्वेशन यूज होती है। अच्छा, रिस्पायरेटरी एसिडोसिस के लिए हमारे पास यूज होते हैं रेशोज। अब ये रेशोज जो है ये बेसिकली यूज होते हैं बाइकार्बोनेट के लिए। जैसे कि हम मेटाबॉलिक के अंदर PCO2 को चेक कर रहे हैं, मेटाबॉलिक के अंदर हम किस चीज को चेक कर रहे हैं, PCO2 को। इसी तरीके से हम रिस्पायरेटरी कंडीशंस के अंदर चेक करते हैं बाइकार्बोनेट को। अभी अभी आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि जब मेटाबॉलिक कंडीशन होती है तो आपका लंग्स ट्राई करते हैं कंपनसेट करने के लिए। जाहिर बात है, बाइकार्बोनेट से रिलेटेड मसला है तो लंग्स ट्राई कर रहे हैं कंपनसेट करने के लिए। और अगर आपके लंग्स से रिलेटेड कोई मसला है तो आपका मेटाबॉलिक सिस्टम का क्या ट्राई कर रहा है, कंपनसेट करने के लिए किडनी ट्राई कर रही है। तो यहाँ पर आप बेसिकली बाइकार्बोनेट की वैल्यू देख रहे हैं। अच्छा, अब बाइकार्बोनेट बेसिकली आप यहाँ पर दो वैल्यूज लिखी हुई है, आप सबसे पहले चेक कर रहे हैं और इसका मतलब भी मैं बता देता हूं आपको। एक होती है एक्यूट और एक होती है क्रोनिक। सबसे पहले हम एक्यूट का मतलब समझ लेते हैं कि एक्यूट का मतलब क्या होता है। एक्यूट का मतलब ये होता है कि अगर आपको एक्यूट वैल्यू मिल जाए, यानी कि आप एक्यूट बाइकार्बोनेट कैलकुलेट करते हैं और ये बाइकार्बोनेट बिल्कुल उसी तरीके से आ जाए जो आपकी रिपोर्ट में मौजूद है, तो इसका मतलब होता है कि पेशेंट में कंपनसेशन नहीं हो रही, यानी कि अभी बॉडी कंपनसेट नहीं कर रही। और अगर आपकी क्रोनिक वैल्यू सही आ जाए, अगर आप क्रोनिक का करते हैं और क्रोनिक की वैल्यू सही आ जाए, इसका मतलब बॉडी कंपनसेट कर रही है। तो अगर एक्यूट आएगी तो कंपनसेशन नहीं हो रही, और अगर क्रोनिक आएगी तो कंपनसेशन हो रही है। इसको समझाने के लिए मैं आगे एक और इक्वेशन आपको देता हूं और उससे आपको आसानी से समझा देता हूं। तो सबसे पहले जो अभी अभी हमने कैलकुलेट करा था वो ये वाला कैलकुलेट करा था। तो यहाँ पर आपको बेसिकली क्या दिखा था, जो अभी एग्जाम्पल नंबर 1 थी, आपको यहाँ पर एसिडोसिस दिखा था, मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद रिस्पायरेटरी कंपनसेशन, क्योंकि PCO2 आपका 29 आया था, जो कि बिल्कुल नियर था किसके, ओरिजिनल के। +-2 मैंने बताया कि अगर नंबर होता है तो बिल्कुल एक्यूरेट है, तो आपका 30 के करीब करीब है 29, तो इसका मतलब ये बिल्कुल एक्यूरेट है, यानी कि रिस्पायरेटरी सिस्टम कंपनसेट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं। सबसे पहले आप मुझे बताएं पीएच देखकर कि इस पेशेंट के अंदर ये क्या कंडीशन है, फिर मैं आपको वो इजी फॉर्मुलेशन बता देता हूं जो मैंने वहां पर पीछे रेशो लिखे हुए ना, वो किस तरीके से कंडीशन। वेरी गुड, मेरीन एसिडोसिस है। बाइकार्बोनेट देखो और मुझे बताओ ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा, यानी कि मेक सेंस वाली बात है कि नहीं है। एसिडिक कंडीशन है, बेस ज्यादा है, मेक सेंस के नॉट मेकिंग सेंस। नहीं, मेक सेंस नहीं कर रहा ना, नहीं कर रहा। ऐसा कैसे हो सकता है कि एसिडिक कंडीशन में बेस ज्यादा हो। तो ये क्या हुआ फिर हमारे पास, ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुआ कि रिस्पायरेटरी। वेरी गुड, रिस्पायरेटरी एसिडोसिस। अब रिस्पायरेटरी एसिडोसिस आपको पता लग गया, सबसे पहले आपने देखा कि ये एसिडोसिस है। नंबर 2 पर आपने पता लग गया कौन सा वाला है, रिस्पायरेटरी है। अब नंबर 3 पर आ जाते हैं हम, कंपनसेशन। अब रिस्पायरेटरी एसिडोसिस की कंपनसेशन हम कैसे चेक करते हैं, यहाँ पर अभी अभी आपको नंबर लिखा हुआ है कि रिस्पायरेटरी एसिडोसिस की कंपनसेशन चेक करने के लिए आप एक्यूट भी चेक करते हैं और क्रोनिक भी चेक करते हैं। अब एक्यूट और क्रोनिक में ये जो आपको रेशो लगा हुआ दिख रहा है ना, ये क्या चीज को डिफाइन कर रहा है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये बेसिकली आपकी इस चीज को डिफाइन कर रहा है कि बाइकार्बोनेट कितना राइस होना चाहिए। अब हम यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो इजी हो जाएगा, बल्कि वो ज्यादा आसानी हो जाएगी कि मैं आपको वहां पर इसके साथ ही लिख कर बता दूं कि इसमें क्या हमें बेसिकली नजर आ रहा है। तो हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2 पर। हाँ, अच्छा जी, सबसे पहले एक्यूट के लिए जो नंबर था, आपने रेशो का कौन सा वाला नंबर याद रखना है, ये वाला नंबर जो रेशो के इस साइड पर लिखा हुआ है, यानी कि 0.1 और 0.4, ये आपने याद रखना है। ठीक है, ये नंबर आपने इसको याद रखना है। हम लोग चलते हैं अपने पेशेंट की तरफ और यहाँ पर देखते हैं पेशेंट में क्या चीज मौजूद थी एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर। यहाँ पर अगर आप पेशेंट में देखें तो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली पीएच मौजूद है, बाइकार्बोनेट मौजूद है और PCO2 मौजूद है। अब यहाँ पर PCO2 का मतलब रोल आएगा, असल में हमने क्या करना है, तो HCO3 हमने यहाँ पर देखना है, जो कि एक्सपेक्टेड वैल्यू है। सबसे पहले आप मुझे बताएं PCO2 जो है वो नॉर्मल से कितना राइज हुआ है, यानी कि जो नॉर्मल वैल्यू होती है उससे तकरीबन कितना ऊपर गया है। PCO2 जो है वो हमारा यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है 80 mmHg। अभी मैंने आपको नॉर्मल नंबर बताया था, आप मुझे बताओ कि नॉर्मल नंबर से कितना ऊपर गया है।
हाँ मतलब नंबर लिख दो मुझे। जैसे कि अभी अभी मैंने बताया था, नॉर्मल नंबर आपको एक नंबर दिया था ना 40, तो 40 के मुकाबले में ये 80 हो गया, यानी कि कितना ऊपर गया, नॉर्मल से कितना ऊपर गया है, तकरीबन। नंबर में अगर हम इसको बताएंगे तो कितना हो गया, मैं चाह रहा हूँ आप कैलकुलेट करोगे तो आपको फिर मसला नहीं होगा इससे, इसलिए मैं आपसे बार बार एक एक छोटी छोटी चीज भी पूछ रहा हूँ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो 40 से ये कितना ऊपर हो गया, मतलब ऑलमोस्ट कितना, नॉर्मल वैल्यू से कितना ऊपर है। अच्छा, मुझे लग रहा है यहाँ पर कंफ्यूजन हो गई है थोड़ी सी, ये बात नहीं समझ में आ रही कि मैं नॉर्मल से कैसे ऊपर पूछ रहा हूँ। अच्छा, अब आपने नॉर्मल से कैसे ऊपर समझना है, ये मैं आपको यहाँ पर बात लिख देता हूँ, समझ में आ जाएगी इजीली। जैसे कि मिसाल के तौर पर, अगर मैं पूछूं कि पेशेंट का यहाँ पर, मिसाल के तौर पर मिसाल दे रहा हूँ, यहाँ पर आपका पेशेंट का आता है 50 mmHg, ठीक है, और आपका नॉर्मल कितना होता है, 40 होता है। अब मैं बोलूं 50 जो है वो नॉर्मल से कितना ऊपर गया है, तो नॉर्मल से अगर आप 50 में देखो तो कितना ऊपर गया है, 10, है ना। 40 जो है वो नॉर्मल है, और नॉर्मल से ऊपर कितना हो गया, 10 mmHg और ऊपर हो गया। समझ गए बात, कैसे पूछ रहा हूँ, क्लियर है बात, कि नॉर्मल से आपने कितना ऊपर नंबर जा रहा है ये देखना है। अब 80 की मिसाल पे आप मुझे बताओ कितना ऊपर गया है, 40, समझ गए, बिल्कुल ठीक मैरिन, वेरी गुड, एक्सेलेंट। तो अगर आप 40 के ऊपर देखोगे, ऑलमोस्ट कितना ऊपर गया है, 40 ऊपर गया है। अब आपने फॉर्मूले में क्या करना है ये समझ लो बात। तो HCO3 एक्सपेक्टेड वैल्यू हम देख रहे हैं HCO3 की, यहां पर आपने क्या करना है, 40 कितना ऊपर गया है, जितना भी ऊपर गया है, 5, 10, 50, 40, जितना भी ऊपर गया है उतनी वैल्यू यहाँ पर डालनी है, मल्टीप्लाई बाय, या आपने फॉर्मूला अपने पास लिख लेना है। मैं आपको बहुत आसान तरीके से यहाँ पर सॉल्व करके बता रहा हूँ। एक्यूट कंडीशन में हमने रेशो क्या डालना होता है, 0.1, अभी अभी आपको याद होगा, मैंने पीछे दिखाया था। आप रिस्पायरेटरी एसिडोसिस में एक्यूट कंडीशन में क्या रेशो डालते हो, 0.1, तो ये 0.1 मैंने यहाँ पर डाल दिया है। अब आप, ये पूरा मिट गया है, इसको दोबारा से हम लिख देते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दोबारा से लिख देंगे। HCO3 इज इक्वल्स टू 40 ऊपर गया हमारा PCO2 मल्टीप्लाई बाय 0.1। आप मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है आपके पास। ये अगर आप 40 मल्टीप्लाई बाय 0.1 करते हो तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, आंसर आपके पास आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है, 4 आंसर आ रहा है, आपके पास आंसर आ रहा है 4। अब आपने कुछ नहीं करना, आपने इस 4 को नॉर्मल बाइकार्बोनेट की वैल्यू में ऐड करना है, और देखना है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू उतनी बन रही है कि नहीं बन रही। आपने क्या करना है, बड़ी गौर से बात सुने, ये जो आपके पास जो भी नंबर आए, इसको आपने नॉर्मल वैल्यू के अंदर ऐड करना है, और देखना है एक्सपेक्टेड वैल्यू उतनी आ रही है जितनी रिपोर्ट में है कि नहीं है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारे पास 4 आया है, नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है बाइकार्बोनेट की, 24। आप इसमें ऐड कर दो ये जो नंबर आया 4, कितना हो जाएगा हमारे पास, 28। अब आप मुझे देखकर बताओ कि ये हमारे पास जो 28 वैल्यू निकली है, ये इसके अकॉर्डिंग है कि नहीं है। +-2 करो और मुझे बताओ, अगर आप इसमें +2 करते हो तो ये ऑलमोस्ट बाइकार्बोनेट इसके बराबर है कि नहीं है। बिल्कुल बराबर है इसके, इसके बराबर है, तो मतलब कंपनसेशन हो रही है कि नहीं हो रही। चलो मेरिन बताए कंपनसेशन हो रही है कि नहीं हो रही। अभी मैंने एक्यूट और क्रोनिक में डिफरेंस बताया था, ये इसमें याद रखो, रिस्पायरेटरी में एक्यूट और क्रोनिक में डिफरेंस बताया था। एक्यूट का मतलब क्या था, कंपनसेशन है कि नहीं है, या क्रोनिक का मतलब कंपनसेशन था। मैं सानिया आपको दोबारा से ये पॉइंट क्लियर कर देता हूँ, सिर्फ एक मुझे बात बता दें, यहाँ पर मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ पर मैंने क्या बताया था, ये मैं दोबारा से पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को इसकी बिल्कुल क्लियरेंस हो जाए इस बात की मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें, तो मैंने बताया था एक्यूट अगर आएगा तो इसका मतलब है अनकंपनसेटेड है, और अगर क्रोनिक आएगा तो इसका मतलब कंपनसेटेड है। वो डिफरेंट चीज थी, मेटाबॉलिक के अंदर एक ही इक्वेशन है, एक ही इक्वेशन में आप देखोगे नंबर बराबर आ गया तो कंपनसेट, नहीं आया तो कुछ सेकंड डिसऑर्डर है। ये मैंने आपको आगे, इसके आगे के लिए छोड़ दिया है सेकंड डिसऑर्डर के लिए। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिर्फ दो ही कंडीशंस हो सकती हैं, या तो कंपनसेशन है या नहीं है। कंपनसेशन नहीं है कैसे पता लगेगा, अगर एक्यूट आ गया नंबर,
और अगर कंपनसिएशन है तो कौन सा वाला नंबर सही आना चाहिए, क्रोनिक वाला। अब ये आपका कौन सा सही आया था, एक्यूट वाला आया था ना, इसका मतलब कंपनसिएशन नहीं हो रही, सही है मैरिन, ये मैंने पॉइंट रिवाइज कर दिया आपको। अच्छा मैं दोबारा से वो पॉइंट रिपीट कर देता हूँ जो मैंने अभी फॉर्मूला आपको बताया था, हो सकता है बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हो उस फॉर्मूले में कि ये क्या फॉर्मूला है और इसमें किस लिए हमें डिफरेंस हो रहा है, ये सर ने कैसे लगा के बता दिया। यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि हम जब आपकी बॉडी कंपनसेट करने की ट्राई करती है ना, तो एक एक्यूट कंडीशन होती है, एक क्रोनिक कंडीशन होती है। यहाँ पर क्या होता है कि आपका जाहिर बात है रिस्पायरेटरी सिस्टम कंपनसेट कर रहा है, तो रिस्पायरेटरी सिस्टम किसके थ्रू कंपनसेट करेगा, सानिया और मैरिन जल्दी से मुझे बताएं, किसके थ्रू कंपनसेट करेगा, बायकार्बोनेट के थ्रू करेगा रिस्पायरेटरी सिस्टम या पीसीओ2 के थ्रू करेगा? किसके थ्रू कंपनसेट करने की कोशिश करेगा? जो आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम है वो कंपनसेट जब करने की कोशिश करेगा तो वो पीसीओ2 के थ्रू कंपनसेट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू कंपनसेट करेगा, या बायकार्बोनेट के थ्रू कंपनसेट करेगा? अभी अभी मैंने बताया था ना, बायकार्बोनेट के थ्रू कौन करता है और पीसीओ2 के थ्रू कौन करता है, आप मुझे बताएं, ताकि ये पॉइंट भी मैं आपका बिल्कुल क्लियर कर दूं, ताकि आपको कोई मसला नहीं। वेरी गुड। लंग्स जो है वो पीसीओ2 के थ्रू कैलकुलेट करने, वो कंपनसेट करने की कोशिश करेंगे। तो अब ये कंपनसेटिंग प्रोसेस समझो, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका जो राइस, जो हर राइस जो होता है आपका पीसीओ2 के अंदर बॉडी में नॉर्मली, पीसीओ2 नॉर्मल से अगर 1 mm ऊपर बढ़ता है तो आपके बायकार्बोनेट में जो इंक्रीज आता है ना, नॉर्मल रेंज से जो अपर रेंज के अंदर आता है, वो कितना आता है, 0.1 इन एक्यूट कंडीशन। और यही अगर आप क्रोनिक में बात करें तो ये कंपनसिएट कितना करता है, तकरीबन 0.4। ठीक है, ये असल कंपनसिएशन है। यानी कि अगर आपकी बॉडी रिस्पायरेटरी सिस्टम कंपनसिएट करने की ट्राई करेगा तो अकॉर्डिंग टू द बॉडी पीसीओ2 अगर 1 नंबर राइस होगा तो आपका बायकार्बोनेट कितना राइस होना चाहिए बॉडी के अंदर, 0.4। ठीक है, अगर वो नहीं हो रहा तो इसका मतलब कंपनसिएशन नहीं हो रही, अगर वो ऊपर वाली कंडीशन में, इसका मतलब कंपनसिएशन नहीं हो रही। अब हमने क्या करा है यहाँ पर, जो मैंने फॉर्मूला बनाया वो कैसे बनाया, कि हमने यहाँ पर देखा बेसिकली हमें क्या देखना है कि बायकार्बोनेट सही है कि नहीं है, जो अभी अपने बॉडी के अंदर कैलकुलेट करा है। ये हम आगे वाली कंडीशन में चलते हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। हाँ जी, तो ये बायकार्बोनेट जो आपकी बॉडी के अंदर है, ये अकॉर्डिंग टू द कंपनसिएशन मौजूद भी है कि नहीं है, हम कैसे चेक करेंगे? हमने सिंपल तरीका करा, हमने HCO3 को लिखा, हम कैलकुलेट इसको कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमने क्या करा कि यहाँ पर हमने राइस वैल्यू लिखी बायकार्ब पीसीओ2 की। अब आपको मैंने पूछा था पीसीओ2 कितना राइस हुआ है नॉर्मल से, अभी आपकी बॉडी में ये जो पीसीओ2 आया है कितना राइस हुआ है, आपने बोला 40 राइस हुआ है, नॉर्मल से तकरीबन 40 ज्यादा है, क्योंकि 40 जो है वो नॉर्मल रेंज होती है, आपके यहाँ पर 80 आया हुआ है, यानी कि 40 से जो एक्स्ट्रा ऊपर हमारे पास बॉडी के अंदर कितना है पीसीओ2, वो 40 है। तो हमने क्या करा, 40 मल्टीप्लाई बाय 0.1, पहले हमने एक्यूट वाला चेक करा, क्या एक्यूट वाला चेक करते हैं कि एक्यूट तो नहीं हो रही कंपनसिएशन, यानी कि एक्यूट का मतलब होता है कि बॉडी कंपनसिएट नहीं कर रही। 40 × 0.1, आपने इसको करा 40 × 0.1, आपने क्या आंसर बताया मुझे, 4। अब हमने क्या करा, 4 को ऐड कर दिया नॉर्मल वैल्यू के अंदर, नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है बाइकार्बोनेट की, 24। 24 के अंदर हमने ऐड करा 4 को, तो ये कितना हो गया, 28। ये हमारे पास कंडी आ गया बाइकार्बोनेट 28, जो हमने कैलकुलेट करा बाइकार्बोनेट, ये कितना आ गया, 28। अब हमारे पास 28 आया, एक्सपेक्टेड इतना होना चाहिए, और बॉडी के अंदर कितना है, 30, यानी कि ये बॉडी कंपनसिएट नहीं कर रही। एक्यूट जब हमने चेक करा बॉडी कंपनसिएट नहीं कर रही। अब हम क्रोनिक भी चेक कर लेते हैं, क्रोनिक से भी आपको पता लग जाएगा, जाहिर बात है कंपनसिएशन हो भी रही है कि नहीं हो रही। क्रोनिक के अंदर नंबर क्या है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर यही होगा, आपने बस रेशो चेंज कर देना है, यहाँ पर कितना लगा देना है, 0.4। अब आप यही कंडीशन करो और मुझे बताओ, सिंपल तरीका है, कोई मुश्किल बात नहीं है। HCO3 सेम वही चीज है, आपने बस क्रोनिक के लिए नंबर चेंज कर देना है। PCO2 कितना है, 40 से राइस कितना हुआ है, 40, आप मल्टीप्लाई बाय कितना करना है आपने, जाहिर बात है यहाँ पर आ गया 0.4। अब आप मुझे बताओ कितना आ रहा है आपके पास आंसर, 40 × 0.4, 40 × 0.4, 16। अब ये 16 जो आया है इसको तुम नॉर्मल नंबर पे ऐड करो जरा, नॉर्मल बाइकार्बोनेट पे ऐड करो, 24 पे ऐड करो इसको, जो 16 आया है इसको ऐड कर दो 24 के साथ, 24 + 16, ये नॉर्मल वैल्यू है बाइकार्बोनेट की जिसपे हम ऐड कर रहे हैं।
कितना हो जाएगा आपके पास ये? 24 + 16 इज इक्वल्स टू 0.4, हाँ जी, 16 + 24 इज इक्वल्स टू 40, है ना? आपके पास नंबर क्या आ जाएगा? 40। अब आपने क्रोनिक के लिए चेक करा 40। अब आप मुझे बताओ, ये 40 और ये 30 बिल्कुल सेम नंबर है? नहीं सेम नंबर, इसका मतलब क्रोनिक कंपनसिएशन नहीं हो रही, ठीक है? तो क्रोनिक का मतलब होता है कि कंपनसिएशन हो रही है, एक्यूट का मतलब होता है कंपनसिएशन नहीं हो रही। अब हम यहाँ पर आगे चलते हैं। आपकी यही चीज मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, सेम चीज लिखी हुई है। आपके पेशेंट में कंडीशन क्या है? बेसिकली कंडीशन है पेशेंट के अंदर रिस्पायरेटरी एसिडोसिस। रिस्पायरेटरी एसिडोसिस या तो कंपनसेशन होती है या कंपनसेशन नहीं हो रही होती। एक्यूट में हमने नंबर चेक करा तो बिल्कुल बराबर आया, क्रोनिक में चेक करा तो बिल्कुल बराबर नहीं आया, क्रोनिक में नंबर में डिफरेंस था। इसका मतलब एक्यूट का मतलब क्या होता है? एक्यूट नंबर सेम आया तो इसका मतलब पेशेंट में कंपनसेशन नहीं हो रही। तो आप इसको क्या लिखोगे? रिस्पायरेटरी एसिडोसिस विद नॉन कंपनसेशन या अनकंपनसेशन। ठीक है, क्लियर है बात यहां तक? यहाँ तक बात बताओ, फिर हमारी आज की हम लोग यहाँ पर क्लास एंड करेंगे और फिर हम कल जाएंगे और थोड़े केसेस की तरफ। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? कैसे हमने फॉर्मूले को लगाया, या आपने अपने पास नोट करनी है चीजें, तभी आपको याद होंगी। और बहुत आसान है, ज्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है। जरा थोड़े मोटे से फॉर्मूले हैं, बस आप याद कर लोगे तो आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो हमने ऐसे डोसेस आज दोनों देख लिए हैं, मेटाबॉलिक भी और रिस्पायरेटरी भी। मेटाबॉलिक आसान है, इसमें एक ही इक्वेशन यूज होती है, और इक्वेशन जो यूज होती है उसमें नंबर आया तो इसका मतलब है हो रही है, नंबर नहीं आया तो सेकंड डिसऑर्डर मौजूद है, वो मैं आपको कल बताऊंगा। रिस्पायरेटरी में सिर्फ एक ही बात होती है कि कंपनसेशन है कि नहीं है, या तो होती है या नहीं होती। या तो एक्यूट नंबर आपके पास ठीक आएगा या क्रोनिक नंबर ठीक आएगा। एक्यूट नंबर ठीक आएगा तो इसका मतलब क्या है? कंपनसेशन नहीं है। अगर क्रोनिक नंबर ठीक आएगा तो इसका मतलब कंपनसेशन है। तो यहां तक आप आई होप बात समझ गए होंगे मेरी। और यहाँ तक आज हमारी फर्स्ट क्लास थी। इंशाल्लाह कल हम लोग एनाइन गैप वगैरह पढ़ेंगे और अल्कलोसिस की भी इक्वेशंस जो हैं वो भी देख लेंगे। यहाँ तक आप समझ गए तो अल्कलोसिस के में आपको कुछ समझने में मसला नहीं होगा, सेम ही तौर पर होती है, बस नंबर चेंज है, तो वो हम देख लेंगे। क्लियर है यहाँ तक बात? तो इंशाल्लाह ताला फिर आपसे मिलेंगे कल की क्लास में।